हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2021 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो मॉस्किटो रेपेलेंट बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको शरीर पर लगाने से या जिनका प्रयोग अगरबत्ती वगैरह में करने से मच्छर जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया से दूर चले जाते हैं। तो इसमें चार पर्टिकुलर ऑप्शंस है। वन इज कांग्रेस ग्रास, इसको कहते हैं पार्थिनियम हिस्टोफेरोस, और ये सही जवाब नहीं है। द सेकंड इज नोन एज द एलिफेंट ग्रास, थर्ड वन इज नोन एज लेमन ग्रास, और चौथी है नट ग्रास। तो जो सही जवाब इसमें है उसका नाम है दैट इज नोन एज लेमन ग्रास। ठीक है, तो ये लेमन ग्रास है, और लेमन ग्रास से एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है, एसेंशियल ऑयल निकलता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सिट्रोनेला। ठीक है, दिस इज द एसेंशियल ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास जो या लेमन घास जिसे हम कहते हैं, लेमन घास से सिट्रोनेला ऑयल नाम का तेल निकलता है, जिसका प्रयोग करके हम प्राकृतिक यानी नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कोपियोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, diatoms and foraminifera. Which of the above are primary producer in the food chains of oceans? तो जो समुद्र हैं, समुद्र के या महासागर जिसे हम कहते हैं, महासागरों की आहार श्रृंखला या फूड चेन्स में प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर निम्नलिखित में से कौन कौन है? कोपियोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स या फोरामिनिफेरा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होता क्या, व्हाट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर या पीपी क्या होता है? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ऐसे जीव होते हैं जो बेसिकली फूड यानी कि भोजन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कि भोजन का निर्माण कर सकते हैं उन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये नॉर्मली जो हमारे जो इकोसिस्टम में जो चीज होती है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। तो हरे पौधे बेसिकली ऐसे जीव हैं जिनके जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ समस्या है कि इन जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई भी हरा पौधा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि बात कहाँ की हो रही। तो बात हो रही ओशन यानी कि महासागरों की। और महासागरों में ये चारों जीव बेसिकली महासागर में पाए जाते हैं, जिसमें पहला जीव है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा या नीला हरा शैवाल कहते हैं, और दूसरा जीव है जिसको हम कहते हैं डायटम्स। तो बेसिकली महासागरों में जो आपके साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स ये ऐसे जीव हैं जो कि भोजन का निर्माण करने में ये बेसिकली कैपेबल होते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, और इस वजह से किसकी भांति बिहेव करते हैं? दे बिहेव्स लाइक अ प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक की भांति ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चार जीव हैं। चार जीव में कोपियोपोड्स और फोरामिनिफेरा जो है ये ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन खुद बना नहीं सकते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स ये ऐसे जीव हैं जो कि अपना भोजन बना सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो जीव अपना भोजन खुद से बना सकते हैं वो सारे के सारे जीव कहलाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो सही जवाब हो जाता है 2 एंड 3, और जाहिर सी बात है 2 एंड 3 जो है ऑप्शन आपका हो जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। हेजहॉग, मैरमोट, पेंगुइन। निम्नलिखित जीवों पर विचार करिए या प्राणियों पर विचार करिए। हेजहॉग जिसे हम चाहक कहते हैं, शैलमूषक, मरमट और वज्रशल्कर या पेंगोलिन। To reduce the chances of being captured by predator, which of the above organisms roll up and protect its vulnerable parts? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जो कि अगर उसके ऊपर हमला किया जाए तो वो बेसिकली क्या होता है कि अपने शरीर को ये बेसिकली रोल कर देता है, गोले में कन्वर्ट कर देता है, गोल गोल आकृति का बन जाता है, और ऐसी स्थिति में इसको पकड़ना या इसको कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जीव है जिसमें तीन जीव दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है हेजहॉग,
दूसरा है मैरमट और तीसरा है पेंगुलिन। तो इन तीनों जीवों में दो जीव हैं, पहला है हेजॉग और दूसरा है पेंगुलिन। इन दोनों जीवों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जब इनके ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बेसिकली रोल कर देते हैं, ऐसे गोल एकदम बॉल की तरह ये बंद कर लेते हैं। और इसमें सबसे खास बात है पेंगुलिन, जिसका नाम अगर आप हिंदी में देखिए तो क्या है, वज्रशल्क। पेंगुलिन की खास बात ये होती है कि पेंगुलिन जैसा जीव जो होता है इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स यानी कि शल्क होते हैं, बॉडी जो पत्थर जैसी होती है इसकी, की जो स्किन है। और जब भी इस पर हमला होता है तो ये अपने आप को एकदम बॉल की तरह रोल कर देता है। और इस बॉल, ये चूंकि बहुत ठोस आकार की बॉल होती है, और इस बॉल को कोई भी जीव जो इसका हमलावर प्रेडेटर जीव है वो इसको तोड़ नहीं पाता या खोल नहीं पाता, तो जाहिर सी बात है इसकी इस जीव की जान बच जाती है। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो वी हैव थ्री ऑप्शन, वन इज नोन एज द hedgehog एंड मैरमेट एंड पेंगुलिन, और इसमें से सही जवाब हो जाएगा hedgehog एंड पेंगुलिन। यही दो जीव ऐसे जिनके अंदर अपनी बॉडी को रोल करने की क्षमता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 1 एंड 3, और 1 एंड 3 ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। और ये 2021 का बेसिकली यूपीएससी प्री का है क्वेश्चन, लेकिन अभी ये फिर से रिपीट हुआ है, ये अभी न्यूज में था। और अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये न्यूज जो है आपने देखी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इकोलॉजी इन्वायरमेंट में ये न्यूज आई थी, और उसमें इसके बारे में बताया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। निम्नलिखित में से कौन निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है। तो पहले तो ये हम समझते हैं कि फिल्टर फीडर कहते किसे हैं। तो ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर पानी, समुद्र के अंदर रहते हैं और समुद्र का पानी इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये गया समुद्र का पानी, सी वाटर। ठीक है, तो समुद्र का पानी इनके शरीर के अंदर गया, और इनके जो मुंह में फिल्टर लगा होता है, मतलब जाली नुमा मुंह है, और जितना भी पानी के साथ जम बहकर आए फूड पार्टिकल्स है, खाने के कण है, वो इस जाली में छन रह जाते हैं, फंस जाते हैं, और साफ पानी, बाकी का बचा हुआ पानी जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीवों में जो कि समुद्र के पानी बहकर, जो समुद्र का जो पानी उनके अंदर शरीर में बहकर आया है उसमें से खाने के कणों को छान लेते हैं, और उस छने हुए कणों को खाकर वो अपना निर्वाह करते हैं। ऐसे जीवों को हम फिल्टर फीडर कहते हैं। और फिल्टर फीडर में जो जीव होता है नॉर्मली देखते हैं कौन सा, पहला है कैटफिश। तो कैटफिश जो होती है, कैटफिश की खास बात देखते हैं क्या है कि कैटफिश जो है इसकी बहुत सारी मूछें जैसे दिखाई पड़ता है, इसलिए इस मछली को हम कैटफिश कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ कैटफिश। और कैटफिश जो है फिल्टर फीडर होती नहीं, क्योंकि इसका मुंह काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये चीजों को पकड़कर खा लेती है, तो ये फिल्टर फीडर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। सेकंड वन इज नोन एज द ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस भी फिल्टर फीडर नहीं है, साइज इसका काफी ज्यादा बड़ा होता है। भुजाएं कितनी होती, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती, 8। 8 को लैटिन भाषा में कहते हैं ऑक्ट, इसीलिए इसका नाम है ऑक्टोपस। और जो ये ऑक्टोपस होता है ये भी जो है बेसिकली फिल्टर फीडर नहीं होता है, और ये जो है खाने को, जो समुद्र के पानी में मौजूद छोटी मछलियां या छोटे जीवों इत्यादि को खाता है, इसको छानने की बहुत जरूरत नहीं होती। पेलिकन, पेलिकन अगर आप लखनऊ चिड़ियाघर में जाएं तो लखनऊ चिड़ियाघर में आपको पेलिकन नाम का पक्षी मिल जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत सा पक्षी होता है ये, और काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और जो ये पेलिकन है ये बेसिकली जलाशयों के पास पाए जाने वाले पक्षी हैं, और ये पक्षी दिखने में, इनकी चोंच काफी ज्यादा बड़ी, काफी ज्यादा बड़ा पक्षी होता है। ये इस तरह से पेलिकन होता है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये तालाबों वगैरह में या झीलों के किनारे ये पक्षी पाए जाते हैं। और समुद्र की जो मछलियां वगैरह हैं, ये समुद्र में तो नहीं, हाँ लेकिन समुद्र में भी ये पक्षी पाए जाते हैं पेलिकन की। खास बात होती है इसकी नीचे की चोंच काफी ज्यादा इस तरह से बड़ी होती है। ठीक है, और ये पक्षी है काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ये क्या खाता है, मछलियां खाते हैं। पाउच जो है, चोंच का पाउच, इसके अंदर ये मछलियां वगैरह छुपा लेता है। ठीक है, तो पेलिकन भी फिल्टर फीडर नहीं है। तो बचा हुआ कौन सा जीव है, दैट इज ओएस्टर, ओएस्टर या सीप। और सही जवाब है इसका ओएस्टर या सीप। सीप जो होता है जिससे मोती मिलता है, वो आपका जीव जो है वो कैसा है, वो है फिल्टर फीडर। और सीपी के अंदर जो है समुद्र का पानी अंदर जाता है, सीप उसको क्या करती है, छान लेती है, या उसका उसका फिल्ट्रेशन कर लेती है, और फिल्ट्रेशन के बाद बचा हुआ पानी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। छानने की प्रक्रिया के दौरान जितना भी भोजन उसके शरीर में फंस जाता है उसके अंदर शरीर में रह जाता है,
उसको वो खा लेती है। अब जवाब है कि ये जो न्यूज है ये 2022 में न्यूज में क्यों थी? तो बेसिकली ये न्यूज इसलिए अभी न्यूज में रही, ये अभी पिछले ही महीने की न्यूज है। और न्यूज इसलिए थी कि अगर समुद्र के अंदर बहुत सारे तेल के कुएं हैं, और तेल के कुओं में जो बेसिकली ये समंदर है, और ये समंदर रहा, और समंदर में आप लोगों ने देखा होगा ऑयल रिग्स और ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन जो कि समंदर के अंदर से कच्चा तेल या क्रूड ऑयल को बाहर खींचते हैं, यानी कि उसकी माइनिंग करते हैं, ठीक है। और ये समुद्र के अंदर चला गया, पाइप गहराई में है। कभी कभी क्या होता है, ये जो कच्चा तेल है पाइप वगैरह फटने की वजह से ये कच्चा तेल जो है वो लीक करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा जो ये कच्चा तेल है, ये मान लेते हैं नीचे पाइप फट गया समुद्र की तली में और ये कच्चा तेल लीक होना शुरू हो गया। क्योंकि पाइप अभी भी फटा है और कच्चा तेल क्रूड ऑयल बहुत कम मात्रा में फैला है, इसलिए जाहिर सी बात इसका इसका पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर इन्हीं इसी समंदर के आसपास इसी एरिया में बहुत सारी सीपियां रहती होंगी, ठीक है, मजल्स हैं या ओएस्टर्स हैं, और ये चूंकि क्या करती हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये जो है समंदर का पानी इन सीपियों के अंदर प्रवेश करता है और उसका फिल्ट्रेशन करती हैं। तो जाहिर सी बात है इन सीपियों के अंदर जो कच्चा तेल है, वो कच्चे तेल वाला पानी जब इनके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके अंदर कच्चे तेल के अवशेष इन सीपियों के अंदर एकत्रित होने लगेंगे। समय समय पर अगर वैज्ञानिक या उस एरिया के जो लोकल साइंटिस्ट हैं वो जाकर इन सीपियों को कैप्चर करें, जिस एरिया में ऑयल रिग्स या ऑयल प्लेटफॉर्म है वहां पर जो सीपियां मौजूद होती हैं उनको पकड़ा जाए, समंदर के अंदर से निकाला जाए, उनका इंस्पेक्शन किया जाए, और अगर उन सीपियों में कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के अवशेष या पार्टिकल्स दिखाई पड़ते तो इसका मतलब है पास के ऑयल प्लेटफॉर्म, जो ऑयल रिग है जो कि कच्चे तेल का खनन करता है, जिसको निकालता है, वहां के पाइप में लीकेज हो गया। तो पहले से ही, बहुत पहले से कंपनी को इसके बारे में पता चल जाएगा और उस चीज को वो मेंडअप कर सकती है, उसको सही कर सकती है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टाला जा सकता है। तो ये अगले एग्जाम के लिए फिर से ओएस्टर आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ओएस्टर क्या है? ओएस्टर एक फिल्टर फीडर है। ये सीपियां क्या होती हैं? फिल्टर फीडर होती हैं, और इनकी सहायता से क्या कच्चे तेल के रिसाव का पता लगाया जा सकता है? तो जी हाँ, इनकी सहायता से कच्चे तेल का के रिसाव का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सीप या ओएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, बड़ा ही फेमस है बायोटेक्नोलॉजी का एक, बायोटेक्नोलॉजी अगर कहें तो इसी विधि पर आधारित है, और ये विधि कहलाती है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टेक्नोलॉजी, और इसी से बनी हुई वैक्सीन का नाम हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं क्या क्या कहता है ना। दो स्टेटमेंट है आपके पास। पहला स्टेटमेंट कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन नई बनकर तैयार हो गई हैं, इनके डेवलपमेंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये ऑप्शन हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ध्यान दीजिए किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर। तो बैक्टीरिया और वायरस का प्रयोग एक रोग वाहक, और ये शब्द सही नहीं है, यूपीएससी जो है इस शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है, रोग वाहक नहीं कहेंगे, केवल वाहक शब्द होगा, ठीक है। तो जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग वाहक या वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, पहली बात तो समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो चलो देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि किसी भी एक सेल से, एक किसी भी एक जीव से आप निकालते हैं डीएनए का एक टुकड़ा, जिसको हम कहते हैं जीन, ठीक है। तो पहला निकाला जीन नंबर 1 किसी एक विशेष प्रकार के जीव से, और उस जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं किसी दूसरे जीव में, ठीक है। तो दूसरे जीव में इसको हम इंसर्ट करेंगे। चलिए दूसरे जीव में इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा जीव, और दूसरे जीव की कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में हम लोग वी आर गोइंग टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर जीन, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं इसको जीन को इंसर्ट करेंगे, यहाँ से जीन निकाला या डीएनए का टुकड़ा निकाला और इसको फिट कर दिया दूसरी कोशिका के अंदर। तो एक पर्टिकुलर जीन ऑर्गेनिज्म नंबर 1 से हमने जीन को निकाल के उसका ट्रांसफर कर दिया ऑर्गेनिज्म नंबर
दो में, ठीक है। और उसके जीन्स के साथ ये पहले नंबर वाले पहले जीव का जीन जो है दूसरे जीव के जीन्स के साथ हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। द पर्टिकुलर नेम इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, या इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देख रहे हैं, तो यानी कि ये चीज होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खास बात क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक पर्टिकुलर जीव का जीन्स निकालकर हम दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कोशिका के अंदर उस जीन्स को या डीएनए के टुकड़े को डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और नाम पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये जो वैक्सीन है इनका नाम क्या है। द नेम ऑफ द वैक्सीन आर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो क्या नाम है इनका, वैक्सीन आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। और जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किस विधि के अंदर प्रयोग की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो ध्यान दीजिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाने में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। तो क्या इन वैक्सीन के निर्माण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ है, तो जवाब है बिल्कुल हुआ है, क्योंकि वैक्सीन कैसी है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। दूसरा शब्द है वेक्टर। तो वेक्टर, जो वेक्टर के तौर पर ये एक पर्टिकुलर जीन्स को एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वेक्टर। ऐसे तो है हो नहीं सकता कि हाथ से डीएनए को पकड़ा, ये हमारी सेल नंबर 1 है, यहां से डीएनए को सेल नंबर 2 में डालना है, ठीक है, ये सेल नंबर 1 है और यहां से डीएनए को कहां डालना है, सेल नंबर 2 में। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि सीधे डीएनए उठाया और सेल नंबर 2 में डाल दिया। सबसे पहले डीएनए को हम कहाँ फिट करते हैं, सबसे पहले इस सेल से कोशिका से डीएनए को निकालकर हम डाल देते हैं किसके अंदर, एक वायरस के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, वायरस में डाल दो चाहे बैक्टीरिया में डाल दो। और फिर इस वायरस से इन्फेक्ट कराएंगे हम कौन सी कोशिका को, सेल नंबर 2। और जब ये वायरस सेल नंबर 2 को इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर जो नया डीएनए है वो कहाँ पहुंच जाएगा, सेल नंबर 2 के अंदर। तो जाहिर सी बात है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि कोशिका नंबर 1 से उसका डीएनए कोशिका नंबर 2 में पहुंचाती है, तो सही जवाब है वायरस या बैक्टीरिया, वो ये काम करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज अ वेक्टर, तो बिल्कुल सही जवाब है, बिना इनके ये काम नहीं हो सकता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये जीन्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट गिवन अबव आर इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों के दोनों ही कथन सही हैं। हाँ जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। इन वैक्सीन के निर्माण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। और दूसरा जवाब, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज अ वेक्टर, वो भी सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं वो समझते हैं। आनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो कि माता पिता से, पेरेंट्स से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। तो माता पिता से जो रोग सीधे कहाँ पहुंच जाए, उनके बच्चों में पहुंच जाए, ठीक है, ये कहाँ पे, चिल्ड्रंस में पहुंच जाए, ऐसे रोगों को हम कहते हैं दीज आर नोन एज हेरिडिटरी डिजीजेज या आनुवांशिक रोग। इसमें कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि पहला रोग है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा होता है थैलेसीमिया, तीसरा रोग है बेसिकली आपका जो हीमोफीलिया, इसी तरह से ले सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये कई सारे ऐसे रोग हैं जो कि माता पिता से उनके बच्चों में ये बेसिकली पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माता पिता के जो डीएनए है उनमें विकृति है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और डीएनए में अगर गड़बड़ी है तो बच्चों के अंदर वो रोग पहुंच जाएगा। तो ऐसे रोग जो कि माता पिता के खराब डीएनए की वजह से बच्चों में पहुंच जाता है, उस ऐसे रोगों को हम हेरिडिटरी डिजीज या आनुवांशिक रोग कहते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है। तो अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा के द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ये दुनिया का सबसे कठिन ट्रांसलेशन है जो कि यूपीएससी ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा है सूत्रकणिका, यानी हिंदी मीडियम के बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी इसको पढ़ने में,
अगर आप किसी भी तरह की साइंस की बुक को उठाएंगे तो उसमें कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से नहीं दिया गया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही लिखा जाता है हिंदी मीडियम की किताबों में भी। बट यूपीएससी इज यूपीएससी, और उसका ट्रांसलेशन उससे भी ज्यादा बेहतरीन है, तो वो दिखाई पड़ रहा है। तो कोशिश करा करिए कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्लीज अगर आपको कोई अटपटा सा टर्म लगे तो उसका इंग्लिश में जो नाम है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो हो सकता है आपने माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी की किताब में पढ़ा हो लेकिन सूत्रकणिका ना पढ़ा हो। तो सूत्रकणिका को हिंदी में क्या कहते हैं देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज के बारे में ये बातें आप, ये बेसिकली ये ट्रांसलेशन बड़ा टफ हो जाता है कभी कभी। तो पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो एक थेरेपी होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या चीज होती है अभी हम लोग बात करेंगे। और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पहले या उसके बाद एग में अगर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी जाए तो इस तरह के रोगों से बचा जा सकता है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ठीक है, तो जो बच्चा है वो माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को केवल और केवल कौन जिम्मेदार है उसके अंदर, माँ, ना कि पिता। तो चलो देखते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बड़ा ही लंबा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। तो निषेचन जो है जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है। निषेचन में दो तरह के जीन्स होते हैं। देखिए, एक है ये माँ का न्यूक्लियस। क्या चीज है, माँ का है एग। दिस इज द एग ऑफ मदर। माँ से एग प्राप्त होता है। और ये रहा उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर माँ का डीएनए। ये रहा मदर का डीएनए। ठीक है, तो आधा डीएनए तो आधे क्रोमोसोम माँ से मिले, कहाँ से, एक्स से प्राप्त होते हैं। बाकी का पिता से क्या प्राप्त होता है, पिता के से मिल रहा है स्पर्म या शुक्राणु। और ध्यान दीजिए शुक्राणु के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो ऊपर का है उसको कहते हैं हेड, HEAD, हेड। फिर बीच के हिस्से को कहा जाता है मिडिल पीस। मैं MP लिख दे रहा हूं, मिडिल पीस। ठीक है, और सबसे नीचे जो है जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टेल या पूंछ, जिसके जरिए स्पर्म तैरता हुआ एग तक पहुंचता है। ठीक है, और ये रहा स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक। और इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जाहिर सी बात है कि ये स्पर्म जो है एक्रोसोम है, इसके ऊपर की कैप। और ये स्पर्म जाके कहाँ प्रवेश करने जा रहा है, एग में। अगर एग में भी प्रवेश कर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये लगभग सभी लोगों को इतना पता है। लेकिन ध्यान देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया, एग जिंदा है? जी हाँ जिंदा है। अगर जिंदा है तो एग को चलाने के लिए हम, जिसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर एग जीवित है तो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी उसको कौन देगा, एग को एनर्जी देगा उसके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसी तरह से क्या स्पर्म जीवित है? हाँ जीवित है। और क्या स्पर्म तैर रहा है? तो जाहिर सी बात है वो स्विम करते हुए जा रहा है। तो टेल को, जो स्पर्म की टेल है, इसको ढेर सारी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से पैदा होगी, ये भी पैदा होगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटो स्पर्म का जो मिडिल पीस है, बीच का जो मोटा वाला हिस्सा है, इसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सब क्या है, ग्रीन कलर से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो आपने देखा पिता के स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि टेल को ये जो क्या पैदा करते हैं, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होती है, टेल में। और जिसकी वजह से ये स्पर्म मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, मदर के एग के पास। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सारे के सारे जो फादर के स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हैं कहाँ पर। तो ये जो फादर के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली सारे के सारे कहाँ पर है, मिडिल पीस पे है। इस चीज को ध्यान रखना। मदर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ही है, ब्लू कलर का है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये बेसिकली मदर के एग के अंदर ही है। चलो फर्टिलाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। इस चीज को थोड़ी देर के लिए हम लोग रफ कर देते हैं और देखते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है। चलो
और ये फिर से हम लोग बनाते हैं एग, इस बार बड़ा सा एग बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। तो ये रहा मदर का एग, ये रहा मदर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मदर का डीएनए। ठीक है, ये रहा मदर का डीएनए। फिर उसके बाद देखते हैं मदर का बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग यहाँ पर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है, एग में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि एग को बहुत तेजी से डिवाइड करना होता है। 4 5 7 10 15 हो सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे 2 बना दे रहा हूँ। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो गया है क्योंकि फादर का जो स्पर्म है वो अंदर प्रवेश कर गया है। तो चलो अंदर प्रवेश कराते हैं फादर के स्पर्म को। और स्पर्म के अंदर हम लोगों ने याद करिए 3 हिस्से बनाए थे। एक उसका हेड था, दूसरा उसका मिडिल पीस था, तीसरा उसकी टेल थी। और सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ थे? वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसके मिडिल पीस में, एमपी जिसको हमने कहा था वहां है। ठीक है, ये रहा आपको स्पर्म का हेड। बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा देर समझिए, आपको 2 3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। और ये रहा न्यूक्लियस, हेड के अंदर न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, स्पर्म अंदर प्रवेश कर गया है, ये देखिए स्पर्म प्रवेश कर रहा है, स्पर्म का हेड अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, उसके साथ स्पर्म का न्यूक्लियस भी अंदर प्रवेश कर गया है। और प्रॉब्लम ये है कि मिडिल पीस और टेल, ये जो टेल वाला हिस्सा है और साथ ही साथ मिडिल पीस वाला हिस्सा, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है। ओके, तो जब कभी भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो केवल स्पर्म का हेड अंदर प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? केवल ओनली एंड ओनली हेड। ठीक है, और उसका मिडिल पीस जिसके अंदर क्या होते हैं स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया, वो प्रवेश नहीं करते। तो ना तो मिडिल पीस अंदर जाएगा एग के अंदर, ना ही टेल। केवल क्या अंदर क्या है? तो दिखाई पड़ रहा केवल हेड गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमारे हमें पता है कि ये सारी चीजें अंदर प्रवेश नहीं की, केवल अंदर क्या गया? स्पर्म का हेड गया। ठीक है, अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब आगे चल के ये न्यूक्लियस जो है, ये फादर का और ये मदर का न्यूक्लियस दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे और जुड़कर जो है एक नए एग की संरचना करेंगे। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ गए, न्यूक्लियस मदर का और फादर का, और इन दोनों ने मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना दिया। इसमें माँ का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों आपस में मिल गया। ठीक है, ये फादर का न्यूक्लियस जाके किसमें चला गया? एब्जॉर्ब हो गया मदर के। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा शरीर है या आपका शरीर है या हम लोगों में जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोगों का निर्माण जो है एग और स्पर्म से हुआ है। होमोसेपियंस में जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है, सभी लोगों का निर्माण बेसिकली एग और स्पर्म से हुआ। और लेकिन इस एग जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो देखिए, सभी लोगों को जो माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मदर से प्राप्त होता है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया थे, किसके? ब्लू कलर से बना रहे, ब्लू कलर वाले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ थे? मदर से मिले थे। ठीक है, एग में थे, क्योंकि फादर के जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो मिडिल पीस में थे, और वो जाहिर सी बात है स्पर्म का इतना हिस्सा जो है एग के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाता। तो यानी कि हम लोगों को हमारी माँ से ही माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त होते हैं। ठीक है, ना कि पिता से। ठीक है, अब ये क्या है, आगे चलकर जो ये एग है ये डिवाइड करना शुरू करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 डिवीजन होना शुरू होगा। और जैसे जैसे एग डिवाइड करना शुरू करेगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई सारे डिवीजन होंगे, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। आगे चल के इसी से एम्ब्रियो का विकास होगा, एक भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण से फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इस बच्चे के शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वो सारे के सारे इसे कहाँ से प्राप्त हुए? इसको इसकी मदर से। तो 2 3 चीजें मुझे समझ में आने लगी। पहली चीज कि हम सभी लोगों को जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर में इस वक्त मौजूद है, वो हमें अपने पिता से नहीं मिले, वो हमें कहाँ से मिले? अपनी मदर से मिले। ठीक है, और अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई गड़बड़ी है, उसके जीन्स में कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, बच्चा जब पैदा होगा उसके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करेंगे, और जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो ठीक से ऊर्जा पैदा नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से जो है बच्चा है उसको जो है एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसको हम ले सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ले सिंड्रोम। ठीक है,
तो इस सिंड्रोम से बचा कैसे जाए? सवाल दो है। पहला सवाल, ये सिंड्रोम क्यों होता है? ये बीमारी इसलिए सिंड्रोम होता क्या कि ब्रेन में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा नहीं कर पाता, मसल्स ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों में एनर्जी पैदा नहीं हो रही। क्यों नहीं एनर्जी पैदा हो रही? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम सभी को अपने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलते हैं? तो पहली चीज तो हमें क्लियर हुई, मदर से। क्यों मदर से मिलते हैं? क्योंकि फादर के स्पर्म में जो मिडिल पीस होता है वो अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाता है, तो फादर के माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो सभी लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मदर से मिलते हैं। अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे में ले सिंड्रोम जैसे घातक रोग हो सकते हैं। ठीक है, इससे बचा कैसे जाए? तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे बचा जाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लमेटिक एग है, फर्टिलाइज्ड। इसका फर्टिलाइजेशन हो गया है या नहीं भी हुआ तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहा न्यूक्लियस, हेल्दी न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन मान लेते हो गया, सब कुछ हो गया, अब डिवीजन का समय है। और इस वक्त प्रॉब्लम कहाँ आ रही? कि प्रॉब्लम ये है कि मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें गड़बड़ी है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे। ये वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे, इसको थ्री पेरेंट बेबी भी कहते हैं। ठीक है, तीन पेरेंट्स। तो ये है असली माँ, मदर। एम से लिख दे रहे हैं, ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं, मदर। फादर से तो स्पर्म मिल ही गया है, इन्हीं दोनों की संतान होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हैं? एक डोनर मदर हमें चाहिए। ठीक है, एक ऐसी महिला चाहिए जो अपना एग हमें डोनेट करे। तो डोनर मदर चाहिए। डोनर मदर का ये एग है, ठीक है। और ये रहा डोनर मदर का न्यूक्लियस, ठीक है। और इस डोनर मदर की खास बात क्या है? इसका जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा है? हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। इसके माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं? हेल्दी हैं, तो बना दिया। ठीक है, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो डोनर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी हैं, और जो रियल मदर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया ब्लैक कलर से बना है, कैसे हैं? फॉल्टी है। करना क्या है? कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम ये करेंगे कि डोनर मदर से उसका न्यूक्लियस निकाल दीजिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, इसको निकाल दिया। ठीक है, डोनर मदर से उसका न्यूक्लियस निकाल दिया। तो अब बचता है खाली एग बचा। ठीक है, तो जिस लेडी ने डोनेट किया था अपना एग, उसका हमने न्यूक्लियस निकाल के बाहर फेंक निकाल दिया बाहर। अब ये इस न्यूक्लियस की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस न्यूक्लियस का प्रयोग कर लेते तो बच्चा उस मदर का हो जाता है। और ये वाली मदर के साथ प्रॉब्लम, इसका न्यूक्लियस तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इसके माइटोकॉन्ड्रिया में आ रही है। तो हमें क्या करते हैं? यहां से न्यूक्लियस निकालेंगे और इस न्यूक्लियस को किसमें प्लांट कर देंगे? डोनर मदर के एग में प्लांट कर देंगे। अच्छा, ये काम हो गया। तो यानी कि हम जिस माँ का बच्चा चाहते थे उसका एग, एग से हमने न्यूक्लियस निकाला, और उस न्यूक्लियस को हमने डाल दिया किसमें? एक डोनर मदर के एग में, जिसका एग को हमने पहले ही निकाल के बाहर हटा दिया था ताकि उसके डीएनए हमारे अंदर शरीर में प्रवेश न करें। क्या इस डोनर मदर के एग के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी हैं? जी हाँ, हेल्दी हैं। न्यूक्लियस कहाँ से है? जिस माँ का बच्चा आपको चाहिए उसका है, और फादर से इसको मिल ही गया है। तो जाहिर सी बात है, कितने पेरेंट्स ने इस बच्चे को पैदा किया? तीन पेरेंट्स ने। अब इस ये हेल्दी एग से अगर जब बच्चा ये डिवाइड करके इससे एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, उससे बच्चे की ग्रोथ होगी, तो वो बच्चे के अंदर कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जाएंगे? हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे डोनर मदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिले? डोनर मदर से। और न्यूक्लियस जिस कहाँ से मिल गया? अब उसकी रियल मदर से मिल गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी थेरेपी को हम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो है वो इंटायरली वो ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में थी, उनसे हम बच गए हैं। और बेसिकली ले सिंड्रोम जैसे घातक बीमारियां जो हैं वो उनसे बचा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे, वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आपने इसमें पढ़ी, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आता है। इसको क्लास में ज्यादा डिटेल से बताया जाएगा। और बेसिकली इसमें एक और चीज आ जाती है जिसे कहते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी, जो कि नॉर्मली पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये
अंडर डेवलपमेंट है, कुछ देशों में इसकी मान्यता हो गई, कुछ में नहीं हुई, और जाहिर सी बात है हॉट हॉट टॉपिक है, इसको इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और ये थोड़ा सा यूपीएससी डीप में चला गया था इस बार। बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2, ठीक है, तो दो नाम आ गए, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2। टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो फसली पौधे हैं उनका क्लोनी प्रवर्धन। डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पौधों का विकास करना। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, पौधे की ग्रोथ के या वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन करना। प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों का विकास करना। तो देखिए क्या होता है, बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2, ये क्या चीज है। हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार का भारत में कपास उगता है जिसको कहते हैं बीटी कॉटन, ठीक है, क्या नाम है, बीटी कॉटन। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आधारित चीज है। बीटी कॉटन में क्या है, एक बैक्टीरिया है होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी बैक्टीरिया होता है। इसका नाम होता है बैसिलस thuringiensis। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का जहरीला जीन होता है। जहरी जीन तो कभी जहरीला नहीं होता, लेकिन एक ऐसा जीन होता है जो विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं क्राई प्रोटीन, CRY, दैट इज क्रिस्टल प्रोटीन या CRY, क्राई प्रोटीन, ठीक है, क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो क्राई प्रोटीन है जहरीला होता है, किसके लिए, कीड़ों के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, हमें चाहिए था कि जो हम कपास का पौधा, हमारे कपास के पौधे में विशेष प्रकार का कीड़ा लग जाता है जिसको हम कहते हैं कॉटन बॉलवर्म, कपास की पत्तियां वगैरह और उसकी फली को खा लेता था। तो ये जो जहरीला जीन्स है, ये जो जीन्स है जो कि विशेष प्रकार के जहर का निर्माण करता है, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में कि पौधे में। तो हमें पता चला ये जीन्स किसमें पाया जाता है, बीटी बैक्टीरिया में। हमने क्या किया, इसका जीन्स निकाला और किसमें ट्रांसफर कर दिया, कपास के पौधे के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, और नई तरह का कपास बनकर तैयार हो गया। और इस कपास की खास बात है, इसकी जड़, तना, पत्ती, सारे के सारे जितने भी मटेरियल हैं, सब में बीटी वो क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनना शुरू हो गया। तो क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया का जीन है क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला, और इस वजह से कपास कैसा का पौधा कैसा हो गया, जहरीला। आपके और मेरे लिए नहीं, क्रिस्टल प्रोटीन का हम लोगों के मनुष्यों को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको कोई कीड़ा खा ले इस पत्ती को तो उसकी मौत हो जाती, ठीक है। और जो ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, बीटी बैक्टीरिया से ये सारे के सारे जीन्स निकाल कर कपास के पौधे में डालना और ये बीटी कॉटन बनाना, उस विधि का नाम है दैट इज नोन एज बॉलगार्ड 1, और दूसरी का नाम है बॉलगार्ड 2। तो बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 अब क्या समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, बेसिकली ये डेवलपिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसी फसलों को हम जीएम क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है, क्लास में आपको पढ़ाया गया है जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जिनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया हो किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसी फसलों को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। तो डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम्पल में जो क्रॉप प्लांट अभी इंडिया में लागू है दैट इज नोन एज बीटी कॉटन, और बांग्लादेश में आपकी आ जाती है बीटी कॉटन के साथ बीटी ब्रिंजल, और अमेरिका में आ जाती है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और बीटी मेज, ठीक है। तो ये सब बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है। ये क्लास का सवाल है, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, तो ढक्कन में स्थित छेद छेद का क्षेत्रफल। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम और ज्वाला का तापमान। नंबर 3, वेट ऑफ द लिड और जो है ढक्कन का भार। तो चलो इसको देख लेते हैं और बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो पानी है, दो बर्तनों में पानी उबल रहा है, बर्तन नंबर 1 और बर्तन नंबर 2, ठीक है। और हम लोग घर में गैस होती है, गैस में नीचे बर्नर है, बर्नर से आग निकल रही है। तो एक छोटा बर्नर है और एक बर्नर कैसा है, दैट इज बड़ा बर्नर है, बड़े बर्नर से ज्यादा आग निकल रही है, और दोनों पानी के भगोने उबलना शुरू कर दिया। ये इसमें कम फ्लेम है, इसमें ज्यादा फ्लेम है, ठीक है, छोटा बर्नर और बड़ा बर्नर, ये बिग है और ये वाला स्मॉल है, ठीक है। अब दोनों पानी उबलने लगे और दोनों पानी का टेम्परेचर लो। अगर उबलते हुए पानी का टेम्परेचर लेते तो छोटे बर्नर पानी कितने डिग्री पे उबलता है, सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो छोटा बर्नर है, उसने पानी को उबाल दिया, देर से उबाला, ठीक है, लेकिन पानी का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
दूसरा वाला बर्नर जो कि बड़ा बर्नर है उसमें भी पानी उबल रहा है, और कितने डिग्री पे उबल रहा है, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाहे बर्नर छोटा हो या बड़ा हो, जब भी पानी उबलेगा तो कितने डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। इसका मतलब कि साइज एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लेम के आधार पर जो है पानी का तापमान, बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पानी का चाहे आप धीमी आग अगर जलाते हैं, पानी देर में उबलेगा, लेकिन जब भी उबलेगा कितने डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री पे। ठीक है, अगर आप बड़ी आग जला देते हैं या हाई फ्लेम की आग जला देते हैं तो पानी जल्दी उबल जाएगा, लेकिन उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली, कहां पर, समुद्र तल पर, ये नहीं एवरेस्ट पे बैठ के उबाल रहे हो, समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अब हम फिर से लेते हैं वही चीज, दो भगोने लेते हैं, भगोना नंबर 1, भगोना नंबर 2। ठीक है, दो हमने यूटेंसिल्स ले लिया, दोनों में फिर से भर दो पानी। चाहे दोनों में सेम फ्लेम लो, चाहे पहले की तरह, कैसी फ्लेम ले ली, ये छोटा है, स्मॉल है, और ये वाली फ्लेम कैसी है, ये है थोड़ी सी बड़ी फ्लेम, साइज में बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, दोनों में पानी कितने डिग्री पे अभी तक उबल रहा था, ये लार्ज है, लार्ज है, बिग वाला है। दोनों में 100 डिग्री पे पानी अभी तक उबल रहा था। अब हम क्या करते हैं, छोटे वाले के ऊपर क्या रख देते हैं, ढक्कन, ढक्कन रख देते हैं, ढक्कन लगा दिया। और ढक्कन लगाने से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, इस वाले बर्तन में प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया है। ये वाला जो बर्तन है इसमें ये कैसा है, खुला है, इसमें पानी कितने डिग्री पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन रखेंगे प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। और आपको, अगर आपने साइंस पढ़ी है इंटरमीडिएट में, तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एब्यूलोस्कोपी, जिसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी तक ये पानी कितने डिग्री पे उबल रहा था, 100 पे, अब ये 100 पे नहीं उबलेगा, अब ये जाकर 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। मतलब पहले ये कम गर्म पानी था, अब ज्यादा गर्म होगा। तो दाल अगर हम ढक्कन लगा के पकाते हैं तो कितने डिग्री पे उबल रही है, 102 डिग्री पर। अगर वही दाल हम कहा है बिना ढक्कन लगाए पका रहे हैं तो कितने डिग्री पे उबल रही है, 100 डिग्री पे। बताइए कौन सी दाल जल्दी पकेगी, जो ज्यादा गर्मी पे पक रही है। तो ये इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि मम्मी लोग जब खाना बनाती हैं तो कढ़ाई में या अन्य चीज बर्तनों के ऊपर ढक्कन लगा देती है, और ढक्कन लगाने से खाना जल्दी पकता है। अगर खासकर वो कैसा खाना है, पानी में उबल रहा है, ठीक है, या चाय भी अगर आप बना रहे हैं, चाय बनाते वक्त अगर आपने ढक्कन लगा दिया तो चाय आपकी जल्दी उबल जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो मुझे ये समझ में आया कि फ्लेम के टेम्परेचर और साइज पर नहीं, प्रेशर, जो प्रेशर है वो मेन चीज है। अगर प्रेशर आपका बढ़ गया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो पानी पहले से ज्यादा गर्म हो गया। अब देखो प्रेशर कुकर की बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर की खास बात क्या है, प्रेशर कुकर लेते हैं, नाम ही है प्रेशर कुकर, और उसको बनाने वाले ने सोचा होगा कि पानी का टेम्परेचर हम एक ही तरह से आसानी से बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के। और प्रेशर कैसे बढ़ाया जाए, ये रहा प्रेशर कुकर आपके सामने बन रहा है, इसी जो प्रेशर कुकर, ये रही इसके ऊपर की लिड, के ऊपर की सीटी का क्षेत्रफल। अब ये छेद जितना ज्यादा पतला होगा या इसके ऊपर की सीटी जितनी बड़ी होगी, तो जाहिर सी बात है अंदर का प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर पानी कितने डिग्री पे उबल रहा है, 105 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है। ठीक है, लिड का ये जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, अगर ये क्षेत्रफल, ये एरिया पतला होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है अभी तक पानी 105 पे उबल रहा था, अब क्या है 106 पे उबलेगा, खाना और जल्दी पकेगा। और जो ये ऊपर का कुकर है, ये जितना ज्यादा इसका वेट जितना ज्यादा भारी होगा, उतना ज्यादा ये प्रेशर कुकर प्रेशर झेलने में सक्षम होगा। ऐसी स्थिति में भी अंदर का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है अंदर का टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी अभी तक ये 106 डिग्री पे उबल रहा था, हमने लिड भी भारी लगा दी तो अब ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर कुकर का काम क्या है, प्रेशर को बढ़ा देना। प्रेशर को बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उस वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, पानी पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा, और इसमें हीट ज्यादा पैदा होगी, और ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से खाना जल्दी पक जाएगा। जाहिर सी बात है, अब लोगों को समझ में आ गया होगा कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। एरिया ऑफ द होल इन द लिड, वो भी सही जवाब है। वेट ऑफ द लिड, ये भी सही जवाब है। और गलत जवाब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, ये नहीं होगा। इसके ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता है। इससे केवल इतना होता है कि खाना, पानी देर में उबलेगा या जल्दी उबल जाएगा। ठीक है, बाकी उबलेगा उतना ही टेम्परेचर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल एंड और सिंथेटिक मीडियम। तो निम्नलिखित में किसे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम या माध्यम में प्रवर्धित किया जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं किसको कर सकते हैं। बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। सिंपल सा आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन में कुछ नहीं, तुम दूध डाल दो, ठीक है, दूध डाल दो और छोड़ दो, कुछ दिनों बाद दूध में क्या पैदा हो जाएंगे? बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, फट जाएगा दूध, ठीक है। तो इसी तरह से दूध जो नॉर्मल कंडीशन में पैदा कर सकते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल मीडियम में भी बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर एक डबल रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं, डबल रोटी के टुकड़े को पानी में भिगो के अंधेरे कोने में रख देते हो, कुछ दिनों बाद उसके ऊपर फंगस, फफूंदी उग जाएगी, तो जाहिर सी बात है फंगस को भी आर्टिफिशियल मीडियम में पैदा किया जाता है। वायरस की बात की जाती है, चलो वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस को क्या पैदा किया जा सकता है? तो वायरस एक ऐसी चीज है जो कि जिंदा तो है नहीं। पहली बात तो जैसे कोविड का वायरस है, कोरोना का वायरस, इसको कल्चर का मतलब क्या होता है? इसकी मात्रा को क्या बढ़ाई जा सकती है? तो चलो देख लेते हैं, कोविड के वायरस से समझते हैं, वो ज्यादा समझ में आ जाता है। तो ये रहा हमारा कोविड का वायरस, ठीक है, ये रहा कोविड का वायरस, ये कोरोना वायरस है, किसी ने छींक दिया था और ये कोविड वायरस मेज पर पड़ा हुआ बैठा आराम से इंतजार कर रहा है अपनी संख्या को बढ़ाने का, ठीक है। मान लो किसी अच्छी जगह पर पड़ गया, डबल रोटी के टुकड़े पर है, अगर अगर पर है, पानी के ग्लूकॉन डी के सोल्यूशन में है, इन सब जगहों पे पड़ा हुआ है और अपनी संख्या बढ़ाने का इंतजार कर रहा है। ये कभी भी अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। कब तक नहीं बढ़ा पाएगा? जब तक किसी स्वस्थ जिंदा व्यक्ति की कोशिका नहीं किसके अंदर ना जाए, सेल के अंदर प्रवेश ना करे। जब ये वायरस किसी व्यक्ति विशेष की कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो अंदर जब ये प्रवेश करेगा तब जाकर इसकी संख्या बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं ये एकमात्र ऐसे चीज हैं जिनको हम आर्टिफिशियल मीडियम में इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इनकी संख्या को बढ़ाने का एक ही तरीका कि इन्हें किसी जिंदा कोशिका में डाला जाए। जैसे कि इंडिया में एक वैक्सीन बनी थी अभी, कौन सी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए में बेसिकली क्या देते हैं? कोवैक्सीन में आपको वायरस ही दे देते हैं, कोविड का वायरस की डोज है वो, ठीक है, कोरोना का वायरस है मरा हुआ है, उसको देते हैं। वैज्ञानिकों के पास समस्या थी कि कोविड के वायरस को मल्टीप्लाई कैसे करें, हाउ टू मल्टीप्लाई द वायरस ऑफ कोविड 19। तो उन्होंने क्या किया? वायरस लिया, ये वायरस लिया, ठीक है, कोरोना का असली वायरस लिया, और इस जिंदा वायरस को उन्होंने डाल दिया किसमें? चिक एग में, मुर्गी के अंडे में। मुर्गी का अंडा जिंदा होता है, मुर्गी के अंदर अंडे के अंदर की सेल्स भी जिंदा होती है, उसके अंदर जब ये वायरस प्रवेश किया तो इसकी संख्या बढ़ना शुरू हो गई, ढेर सारे वायरस बन गए। ये देखो मुर्गी के अंडे में बनाती, इसीलिए कोवैक्सीन को बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको मुर्गी के अंडे के अंदर रख के उसकी संख्या को बढ़ाई जाती है, और इसमें इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। ऐसा नहीं कि आज रात रखा कल वायरस पैदा हो गया। तो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन अभी भी जो है वो कम है, क्योंकि कोविशील्ड का प्रोडक्शन ज्यादा है। रीजन आपके सामने है। कोवैक्सीन क्या है? चिक एम्ब्रियो से या चिक एग से, नॉट एम्ब्रियो से, चिक एग से डेवलप की जाती है। अब इसके ढेर सारे बाद में क्या प्राप्त कर लिए? वायरस के पार्टिकल्स प्राप्त कर लिए, उनको मार दिया विभिन्न विधियों के द्वारा, गर्म करके या उनको केमिकल की तरह ट्रीट करके। इन वायरस के पार्टिकल्स को क्या कर दिया हमने? बेकार कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, और इसको सोल्यूशन में भरकर सिरिंज के द्वारा आपके शरीर के अंदर डाल दिया, नाम रख दिया इसका कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन में तुम्हें क्या देते हैं? यही कोविड 19 का वायरस तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाता है, और चूंकि ये बेकार होता है, इनएक्टिवेटेड होता है, इसलिए किसी भी तरह का की बीमारी कॉज नहीं करता। तो कोवैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, ठीक है, डर मत जाना, वैसे भी लगवा लिया होगा तुम लोगों ने। तो कोवैक्सीन जो होती है वो उसमें अंदर ये नॉर्मल पोलियो की वैक्सीन में भी जो पोलियो की ड्रॉप बच्चों को पिलाई जाती है, उसमें भी पोलियो का वायरस ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वायरस को मार के शरीर में भेज दो, क्योंकि वो मरा हुआ है इसलिए रोग तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ शरीर को इंफॉर्मेशन देगा कि जो जिंदा वायरस होता है वो मेरी तरह दिखाई पड़ता है, और जब आएगा तो उससे बचने के लिए पहले से एंटीबॉडीज बना लो। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में सिंथेसाइज किया जा सकता है, जबकि वायरस को ऐसा नहीं किया जा सकता, उसको जिंदा किसी कोशिका के अंदर ही सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1 एंड 2, केवल एक और दो, ठीक है, ए 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये करंट से आधारित सवाल था, और जिसने भी पेपर पढ़ा होगा उस साल उसका हो गया होगा। एडनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, क्योंकि द हिंदू में ये कम से कम 6 महीने तक ये दोनों लाइनें आती रही थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडनो वायरस
have single stranded DNA genome, whereas retrovirus have double stranded DNA genome। पहले ही मैं कह देता हूँ ये गलत है। Common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by a retrovirus। ठीक है, तो ये कथन सही है। चलो देख लेते हैं क्यों सही है, क्या क्यों गलत है। देखिए, एडेनोवायरस हैव सिंगल स्टेटेड डीएनए। देखिए, जो सामान्य सर्दी जुकाम जो आप लोगों को सिंपल सर्दी जुकाम होता है, कोविड-19 से पहले जो हम लोगों को होता था, हर साल सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में सर्दी जुकाम हो जाता था, और वो सर्दी जुकाम सिंपल तरह के वायरस से होता है, और उस वायरस का नाम होता है, दैट वायरस आर नोन एज एडिनो वायरस। ठीक है, सिंपल तरह के वायरस हैं। इंसानों के साथ जीना इन्होंने सीख लिया, और इंसानों ने इन वायरस के साथ जीना सीख लिया। तो जब भी आपको सामान्य सर्दी और जुकाम होता है तो 2 से लेके 5 दिन में अपने आप ये ठीक हो जाता है। और मैंने कहा ये करंट का सवाल है। एडिनो वायरस जो थे, जब उस वक्त कोविड-19 फैला हुआ था, तो निकल रहा था कि सर्दी जुकाम वाले एडिनो वायरस से मिलता जुलता है। तो बेसिकली क्या है, जो एडिनो वायरस में जो डीएनए होता है, क्या होता है डीएनए, वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। दिखाई पड़ रहा है कितने स्टैंड है, 2 स्टैंड है। स्टैंड नंबर 1 और स्टैंड नंबर 2, दो दोहरी, जैसे मेरे शरीर में डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, दोहरी श्रृंखला वाला। एक डंडा ये सिंगल स्टैंडर्ड, और दूसरा डंडा ये डबल स्टैंडर्ड। तो एडेनोवायरस में कितने के डीएनए में कितने डंडे होते हैं, तो जवाब है 2 डंडे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड। और ये कह रहा कि एडेनोवायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसीलिए मैंने कहा ये कोई ऑप्शन ही गलत हो गया। और रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। दूसरा फिर से गलत कह रहे हैं कि रेट्रोवायरस जो है, तो एडेनोवायरस में तो हमें समझ में आ गया कि एडेनोवायरस में क्या है कि वो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है। रेट्रोवायरस की बात करें तो रेट्रोवायरस का एग्जांपल है एड्स। एड्स में जिस वजह वायरस से होता है, किस वायरस से होता है एड्स, एचआईवी। या कोविड-19 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी रेट्रोवायरस होता है, RETRO। रेट्रोवायरस जो होता है वो बेसिकली डीएनए वायरस नहीं होता, वो किस कैसा होता है, वो होता है आरएनए वायरस। और जो आरएनए वायरस है आपका, ये बेसिकली डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल क्लास में अगर आपने सिंपल एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ये रहा आपका डीएनए, कितने स्टैंड है, कितने डंडे हैं इसमें, 2 हैं। ठीक है, 1 2 डबल स्टैंडर्ड। और एडेनो वायरस में ये वाला डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, दैट इज RNA, सिंगल स्टैंडर्ड। और कह रहा है ऐसे वायरस जिनमें आरएनए पाया जाता है, ऐसे वायरसों को हम रेट्रो वायरस कहते हैं, जैसे कि SARS-CoV-9। ठीक है, जो SARS-CoV-9 वायरस है, कोविड-19 कॉज करता है, वो कैसा वायरस है, दैट इज अ रेट्रो वायरस। और वो डीएनए वायरस नहीं है, उसमें क्या है, आरएनए है। वो डबल स्टैंडर्ड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए दोनों के दोनों ही चीजें गलत है। ये ऑप्शन सही गलत है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडेनोवायरस। सही जवाब है, कॉमन कोल्ड एडेनोवायरस से ही होता है। वेयर एड्स इज कॉल्ड बाय रेट्रोवायरस। हाँ, तो एड्स का जो वायरस है, एचआईवी वायरस, वो कैसा है, दैट इज आरएनए वायरस। ठीक है, तो इसमें जो कथन सही आ रहा है वो है ऑप्शन 2 वाली, केवल 2। ठीक है, यही सही है, बाकी पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डायपोलर इन नेचर। एनसीईआरटी से सवाल है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर जो है, जो पानी है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कुछ भी घोल देता है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें घोल देता है। नमक, चीनी सब घुल जाती है। चलो नमक पानी में घोलते हैं, नमक घोल दो चाहे चीनी घोल दो, तो पानी का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, कैसा होता है, दैट इज H2O। कैसा है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो होती है स्लाइटली पॉजिटिव होती है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब बहुत कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन जो होती है थोड़ी सी निगेटिव होती है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा निगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर पानी के मॉलिक्यूल को हम ऐसे इमेजिन करें, इस कैप्सूल के जैसे, तो जिस साइड हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, वो एरिया कैसा होगा, थोड़ा सा, ये क्या होगा, एरिया थोड़ा सा पॉजिटिव। और जिस साइड ऑक्सीजन है वो वाला एरिया कैसा होगा, निगेटिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डाइपोलर कहते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है जल कैसा विलायक है, तो जल कैसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है या पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पानी में घोल दो क्या, नमक। ठीक है,
तो नॉर्मली टाटा का नमक लेते हैं और सिंपल पानी में घोल देते हैं। नमक का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। 1 चम्मच नमक डालो और इसको घोल दो, और आप थोड़ी देर बाद, घोलने के बाद आप बता नहीं सकते कि इसमें नमक है कि नहीं जब तक आप पी ना ले, क्योंकि नमक जैसे ही पानी में घुलता है तो ये ब्रेक कर जाता है Na+ आयन में और Cl- आयन में। ठीक है, तो जो Cl- आयन है वो किस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, पानी के पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ, और जो प्लस आयन है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी के निगेटिव वाले हिस्से की तरफ। और इस डाइपोलर नेचर की वजह से पानी बहुत सारे तरह के मटेरियल, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स को अपने अंदर घोलने में सक्षम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर। ठीक है, हीट का कंडक्टर है और ये सब चीजें, इनकी वजह से पानी ऐसा नहीं करता, ये डाइपोलर होता है, ध्रुवीय विलायक है, और बेसिकली इस वजह से जो है ये चीजों को घोलने में सक्षम होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी। तो स्ट्रीट लाइट में जो पुराने वाले लैंप लगते थे, जिनको हम कहते थे सोडियम लैंप, पीले रंग का प्रकाश देते थे, शायद याद हो, कुछ 5 साल 6 साल की पूरे पहले की बात है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह से स्ट्रीट लाइट लगती थी। ठीक है, उसमें बड़ा सा बल्ब लगता था, पीले रंग की रोशनी देता था। ठीक है, और ये कौन सा लैंप था, ये था सोडियम लैंप, पूरे एरिया को जगमगा देता था। तो सोडियम लैंप्स प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। और आजकल की तारीख में इंडिया का मिशन भी है, कौन सा, एलईडी वाला। और कौन से बल्ब आ गए हैं, एलईडी वाले, है ना। और लाइट कैसी आती है, एकदम सीधी पड़ती है। ये एलईडी वाली स्ट्रीट लाइट आ गई है। ठीक है, तो बना देते हैं एलईडी लाइट। तो सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। तो अगर कोई बल्ब है तो देखते हैं कितने डिग्री पे वो लाइट उससे निकलेगी। ये रहा बल्ब, ये रहा उसका फिलामेंट। तो लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। जब बल्ब ऑन होगा, घर में पुराने जमाने में याद करो, या शायद अभी भी घर में नाइट लैंप वगैरह में बल्ब हो अगर, तो उसमें लाइट किस दिशा में जाती है, हर दिशा में। बल्ब का आकार ही ऐसा है, हर दिशा में लाइट जाती है। तो सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप। तो दिखाई पड़ रहा है सोडियम में ऐसा हो रहा है, लेकिन एलईडी लाइट में अगर हम देखें तो एलईडी लाइट यूनी डायरेक्शनल होती है। ये रहा एलईडी लाइट लगी हुई है, और सीधे एक डायरेक्शन 180 डिग्री तक ये जो है बेसिकली लाइट भेजती है। जबकि जो आपका जो नॉर्मल बल्ब है, चाहे ये सोडियम लाइट वाला हो या कोई भी सिंपल बल्ब हो, 360 डिग्री प्रकाश देता है। तो ये बात सही है कि हाँ, ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। एज अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप हैज लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो एलईडी लैंप्स हैं उनकी जो लाइफ होती है सोडियम लैंप्स की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। 1 लाख घंटे के से ज्यादा ही चलता है एलईडी लाइट। ठीक है, एलईडी लाइट की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। सबसे कम लाइफ होगी सोडियम लैंप की, उससे ज्यादा होगी सीएफएल की। याद करो, एलईडी से पहले सीएफएल आया था। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तब भी यूपीएससी ने पूछा था। और अब एलईडी लाइट चल रही है। ठीक है, तो जो नॉर्मल आपका जो सोडियम लैंप्स है या नॉर्मल बल्ब जो है, उससे ज्यादा लाइफ थी सीएफएल की, और सीएफएल से ज्यादा लाइट है एलईडी की। अभी तक वर्तमान में सबसे ज्यादा लाइफ एलईडी की 1 लाख घंटे के आसपास चलती है। तो ये ऑप्शन गलत है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while LED lamps offer significant color advantage in street lighting। तो ये ऑप्शन सही है। देखो, सोडियम लाइट से अगर ऐसे समझो, साधारण भाषा में केवल एक रंग का प्रकाश निकलता है। कैसा रंग का, पीला रंग। और नॉर्मली इसको टेक्निकल तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि एलईडी लाइट से, जो एलईडी लाइट्स घर में लगी उनसे कैसा प्रकाश निकलता है, सफेद व्हाइट कलर का प्रकाश निकलता है ना। और उससे कैसा निकलता था, पीले रंग का। तो पीले रंग का एक ही रंग का प्रकाश निकल रहा था, जो जिसको हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है एक वर्णीय, केवल पीला रंग ही निकल रहा है, एक ही वर्ण निकल रहा है। सफेद रंग किस रंग का कॉम्बिनेशन है, सफेद रंग सातों रंग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और जाहिर सी बात है, इसमें अगर एलईडी लाइट्स में सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। इसमें जो है कई सारे प्रकाशों का रंग आपस में मिला हुआ है, और इसकी कलर एडवांटेज जो है वो बेसिकली आपके सोडियम लैंप की तुलना में ज्यादा है। तो ये ऑप्शन जो है
The spectrum of visible light from the sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamp offer significant colored advantage in street lighting. ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियों में जो पीले रंग का वाला बल्ब लगा रहता था वो ज्यादा अच्छी तरह से रोड नहीं दिखाई पड़ती थी, और अब एलईडी लाइट्स वाले व्हाइट कलर वाला जो है, उसमें रोड ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है, हालांकि वो ग्लेयर पैदा करता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही है, सोडियम लैंप वाला, और दूसरा कि बेसिकली लाइफ वाला जो ऑप्शन है, द स्ट्रीट लाइट ऑफ सोडियम लैंप हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप, ये गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर राइट ऑप्शन, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपका सही जवाब। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। द टर्म एज टू इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये भी करंट का सवाल था 2020 में, अभी भी रेलेवेंट है और इसको क्लासेस में कई बार पढ़ाया गया है। और एस टू रिसेप्टर ये क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, टेक्निकल नाम है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग जो एडल्ट्स हैं, हम और मैं हूँ या आप लोग हैं, वी आर एडल्ट्स, और हम लोगों की जो सरफेस होती, इस जो कोशिकाएं, नॉर्मल कोशिकाएं, खासकर कहाँ, फेफड़े की, हार्ट की और किडनी की, ठीक है। इन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की, इनकी सरफेस पे विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, फेफड़े पे पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और इन कोशिकाओं के सरफेस पे विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इन रिसेप्टर का नाम है ए सी ई, एस 2, ठीक है, एस 2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नंबर 2, ठीक है। ये रिसेप्टर है, बड़ों में पाए जाते हैं, एडल्ट्स में, जो कि 15 साल 16 साल से ऊपर, 12 साल से ऊपर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन रिसेप्टर्स की संख्या हमारी शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है, बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, एक वायरस आया है जिसका नाम है कोविड 19 का वायरस, और कोविड 19 के वायरस को सारे लोग पहचानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, इसके ऊपर ऐसे सरफेस पर कई सारे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये ऐसे है कोविड 19 का वायरस। और कोविड 19 का वायरस जो है इसी रिसेप्टर से जाकर लॉक कर जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी कोशिका पर एस 2 रिसेप्टर है, कुत्तों में नहीं होता, तो कुत्तों को कोविड 19 नहीं होता, बच्चों को नहीं होता, तो छोटे बच्चों को आसानी से कोविड 19 नहीं होता। अगर हो भी गया तो वायरस जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बाहर निकल भी गया तो दूसरी कोशिका में एंटर करने में उसे दिक्कत होती है। हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों में एस 2 रिसेप्टर क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए कोविड 19 का वायरस जो है वो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाता। तो अब इसमें कुछ समझाने लायक बचा नहीं, सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि एस 2 रिसेप्टर बेसिकली किस लिए कार्य करते हैं। एस 2 रिसेप्टर इज टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीन इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ना, इसके लिए नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओन सैटेलाइट, नहीं। रेडियो कॉलर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, इसके लिए भी नहीं। स्प्रेड ऑफ विच काइंड ऑफ डिजीज? वायरल, सच एज कोविड 19, ठीक है। तो ये करंट का सवाल था, और द हिंदू में एस 2 रिसेप्टर के बारे में बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक निकला था, ठीक है, कि एस 2 रिसेप्टर है कि नहीं। अभी भी बात हो रही है इस रिसेप्टर के बारे में कि क्योंकि बच्चों में नहीं पाया जाता है, और डॉक्टर्स भी कहते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को कोविड 19 होने की संभावना बहुत कम है, 12 साल से नीचे के। अगर हो भी गया तो साधारण सर्दी जुकाम होकर वो ठीक हो जाता है। उसका रीजन है कि उनमें एस 2 रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, जबकि एडल्ट में ये और बूढ़ों में ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट पे बीपीए, बिस्फेनॉल ए, ठीक है। ये क्या चीज है? बीपीए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन, इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर आप के घर में कोई बच्चा रहा हो, और उसके एक बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल आती है, ठीक है, और नॉर्मली प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है। कई सारी कंपनीज की बॉटल आती है, तो बड़ी फेमस कोई कंपनी है। तो ये जो नॉर्मली जो बॉटल्स होती है, इसमें दो सवाल बनेंगे। बच्चों की जो फीडिंग बॉटल होती है, वो पहला सवाल तो मैं आपको बता दूं किस चीज से बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट। ये आगे के लिए याद कर लेना। बच्चों की फीडिंग बॉटल, जो जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वो किससे बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की खास बात क्या होती है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो जाहिर सी बात है, बॉटल में दूध है तो ठीक से दिखाई पड़ेगा पेरेंट्स को कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी खास बात होती है कि पॉलीकार्बोनेट की बॉटल जो होती है वो गर्मी को सह सकती है, तो इन बॉटल्स को यूज करने के बाद आप पानी में उबाल भी सकते हैं, इसलिए बच्चों की बॉटल जो होती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट के साथ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो सस्ती पॉलीकार्बोनेट की बॉटल, जो फीडिंग बॉटल आती है, उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको लिखा रहता है बीपीए। तो अगर आप ब्रांडेड हाई क्वालिटी की पॉलीकार्बोनेट बॉटल को खरीदेंगे मार्केट में,
तो उस पे लिखा रहता है बीपीए फ्री। इसका मतलब इसमें बिस्फिनॉल ए, और यूरोपियन यूनियन में तो ये पूरी तरह से बैन है बीपीए। अगर आप ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें बीपीए है, तो फिर आपके ऊपर बहुत समस्या आने वाली है। यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज में तो ये इसको पूरी तरह से बैन कर रखा है। ठीक है, भारत में कुछ जगहों पर कुछ बॉटल्स वगैरह में बीपीए पाया जाता है। तो बिस्फिनॉल ए बीपीए इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड। अच्छा, इस कहानी में भी आ गया कि किस चीज के निर्माण किसमें बीपीए पाया जाता है। तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन नहीं होगा, पॉलीथीन टेट्रापेथलेट नहीं होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बेबी बॉटल्स में अगर आपने आंखें और कान कभी खुले रखे हैं और आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, किसी बच्चे की फीडिंग बॉटल देखी होगी, या कहीं आपके पास बाई लक बाई चांस ये सामने आपकी नजरों के आ गया होगा किसी किताब में, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीकार्बोनेट की, बच्चों की बॉटल्स पॉलीकार्बोनेट की बनी होती हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, यूरोपियन, ये न्यूज में भी था, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में बड़ा कंसर्न था कि हम उनके बच्चों में बीपीए का जहर पहुंच रहा है, बहुत ही हानिकारक रसायन होता है। तो यही बीपीए जो बिस्फेनॉल ए, ये पॉलीकार्बोनेट बॉटल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। ट्रिक्लोसैन, और ये न्यूज पूरी तरह से जो है, ट्रिक्लोसैन की जो न्यूज है, ये भी पूरी तरह से जो आपका करंट है, जो ये लक वाली न्यूज है, इसको कहते हैं बाई लक। ठीक है, पेपर अगर पढ़ते हैं तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ते तो ऐसी न्यूज का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिक्लोसैन कंसिडर हार्मफुल when exposed to high level for a long time is most likely to present in which of the following। तो ट्रिक्लोसैन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? नॉर्मली ये न्यूज में आया था, और अगर आप पढ़ते हैं तो आप कर ले जाएंगे। तो फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये बेसिकली टॉयलेटरी, जो आपका लिक्विड सोप होता है, घर में आपके लिक्विड सोप आते हैं, उस वक्त बड़ा हो हल्ला मच गया था कि लिक्विड सोप में एक केमिकल, जहरीला केमिकल होता है जिसका नाम होता है ट्रिक्लोसैन, जिसकी वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर आपने पेपर पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक्लोसैन एक जहरीला रसायन है जो कि लिक्विड सोप वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, प्रसाधन सामग्री, और प्रसाधन सामग्री यूपीएससी ने लिखा था, ये नहीं लिखा था लिक्विड सोप। ठीक है, तो ये केवल पूरा का पूरा लक वाला था। नंबर नेक्स्ट, which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light year। ये भी एनसीईआरटी का सीधा सा सवाल है, और चलो देख लेते हैं इसको। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का निम्नलिखित में से क्या कारण? डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। तो दो ग्रहों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दो ग्रहों के बीच का डिस्टेंस हमेशा चेंज हुआ करता है, चाहे वो ग्रह हैं चाहे वो तारे हैं। और ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, अगर यूनिवर्स पढ़ा है तो आपको पता चला होगा कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स क्या कर रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंडिंग थ्योरी है। और ये जो फैलाव हो रहा है, इसकी वजह से दो तारों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस अमंग सेटलर बॉडी डू नॉट चेंज, ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। ठीक है, हब्बल ने इसके बारे में बताया था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और रेड शिफ्ट दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स फैल रहा है। तो ये जवाब गलत है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डजंट चेंज, ये भी अननेसेसरी सा सवाल है कि अजीब सी बात है कि तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। तो ये भी होता है, जैसे जैसे उनके अंदर का किसी भी तारकीय पिंड, अगर इसको मान लेंगे तारा, तारे को मान ले, तो तारे का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है, समय के साथ कम होता जाता है, कि जैसे जैसे उसके अंदर का मास, जो उसके अंदर का फ्यूल है, खत्म होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है इस वजह से, या स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज से। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा था, वो कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज। ठीक है, जो प्रकाश की जो गति है वो सदैव सेम रहती, केवल किसमें, जब तक प्रकाश कहाँ चल रहा है, वैक्यूम में। और हमें पता है स्पेस में क्या है, वैक्यूम। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं चाल बराबर, दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज अ चाल बराबर दूरी बटा समय। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी तो स्पीड हो गई, वेग हो गया, वेग बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और चाल बराबर दूरी बटा समय, या जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेग आपका कैसा है, कांस्टेंट है।
पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में आपने इतना समय लगाया, तो आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि प्रकाश की वेलोसिटी कभी भी बदलती नहीं, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में लगा हुआ समय अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उनके बीच की दूरी भी आप आसानी से बता देंगे। इसीलिए प्रकाशीय पिंडों के बीच की दूरी जो है वो प्रकाश की गति चूंकि सेम रहती है, सदैव समान होती है, इस वजह से उसी पर निर्भर करती है, इसीलिए मेजर की जाती है। ठीक है, तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके सीरीज के अगले वीडियो में 2020 में जो जो हम लोग हैं फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू ऑल।